चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ये भी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी आला कमान ने यह फैसला ले लिया है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एकनाथ शिंदे नाखुश हैं। शिंदे की नाराजगी को दूर करने की अब जरूरत है। महाराष्ट्र में बम्पर जीतने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। रामदास अठावले का कहना है कि महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए। बीजेपी आला कमान ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाखुश हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की जरूरत है। यानी कि अब एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं। मतलब तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है। उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र की सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अभी मानेगी नहीं। तो अभी देवेंद्र और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी का रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति को लेकर के चुनावी नतीजे सामने आए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर जीत कर आई। हालांकि 152 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर रामदास अठावले का भी बयान सामने आया, लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। आखिर ये क्या सियासी समीकरण है, हम इसको आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, कुछ कह सकते हैं कि 2019 की तस्वीर सामने आ रही थी। उस समय भी बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना थी, बड़ी माने संयुक्त शिवसेना जो थी, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो बात नहीं बन पाई और शिवसेना एनडीए गठबंधन से अलग हो गई वहां से। और बाद में जाकर फिर शिवसेना में दो धड़े बन गए और एकनाथ शिंदे वहां से निकलकर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। चुनाव जब ये हो रहा था 2024 का, तो चुनाव के पहले सभी नेताओं ने ये खुलकर कहा था, सबने एक साथ कहा था कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, महायुति एक साथ है, इकट्ठा है और एक साथ चुनाव लड़ रही है और हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जैसे कि आपने बताया 132 सीटें बीजेपी के अकेले दम पे है। इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो वहां के लोग हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से पार्टी हाईकमान पर यह बहुत बड़ा दबाव है कि इस बार जो है सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बम्पर जीत मिली हुई बीजेपी के लिए। लोगों की आकांक्षा है कि बीजेपी की सरकार बने, इसलिए यह मैंडेट मिला है। तो लोगों के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और जैसे आपने अठावले को सुनाया, अठावले भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी तय कर चुकी है कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे चूंकि इस घटक दल के एक बहुत बड़े मजबूत पिलर है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, लेकिन इसलिए एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाह रही है बीजेपी, इसीलिए उनसे बातचीत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे कई बार बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं वो बातचीत करेंगे। और जो अभी तक का जो जिस तरह से अठावले ने जो खुलासा किया है, उम्मीद है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा वो बीजेपी का होगा। जी, लेकिन ओम प्रकाश जी, एक जो समझने वाली बात है वो ये कि जब शिवसेना के दो भागों में विभाजित हुई शिवसेना, उस वक्त एकनाथ शिंदे के पास विधायक कम थे, बीजेपी के पास ज्यादा थे। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे। अब क्या फॉर्मूला तय हो सकता है? क्या 2.5 साल का फॉर्मूला या 1+2 का फॉर्मूला तय हो सकता है, या फिर एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा गेम कर सकते हैं? क्योंकि 57 सीटें उनके पास हैं, तो वहीं अजित पवार गुट के पास भी लगभग 40 से ज्यादा सीटें हैं। देखिए, कई बार ये बातचीत हो रही है
कि या तो बिहार के फॉर्मूला को लागू किया जाए, जिसमें हो सकता है एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए और डिप्टी सीएम, दोनों जो डिप्टी सीएम है वो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो पहले चला आ रहा है। जैसे आपने बिहार में देखा, नीतीश कुमार छोटी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री है और दोनों डिप्टी सीएम पोजीशन जो है बीजेपी के पास है। ठीक उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ भी महाराष्ट्र में लोग लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो अंदरूनी जो खबरें हैं, बीजेपी के जो अंदरूनी नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला है वो महायुति को मिला है और उस मैंडेट में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बनना, इसीलिए इतनी देरी हो रही है। एकनाथ शिंदे जो है इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल ने उनको केयरटेकर गवर्नमेंट में बने रहने के लिए कहा है और जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं होता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों ने जो मैंडेट दिया है बीजेपी को, क्या बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हाईकमान है, वो उस मैंडेट के खिलाफ जाकर बिहार के फॉर्मूले जैसा यहाँ भी फॉर्मूला लगाकर एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? लेकिन ओम प्रकाश जी, बिहार वाले फॉर्मूले में एक दिक्कत जो महाराष्ट्र में है, बिहार में सिर्फ बीजेपी सामने, लेकिन यहां पर अजित पवार गुट की एनसीपी भी है। अगर दोनों डेप्यूटी सीएम के पद बीजेपी को दे दिए जाते, अगर ये फॉर्मूला तय होता है तो फिर अजित पवार नाराज हो जाएंगे। हालांकि उनकी नाराजगी का असर सरकार बनने और बिगड़ने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 57 सीटें, लगभग 57 सीटें शिवसेना शिंदे गुट के पास हैं और 132 सीटें, यानी बहुमत से आंकड़ा ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि अजित पवार गुट जो एनसीपी है वो भी महायुति का हिस्सा है और मैंडेट महायुति को, और जैसा कि आप बता रहे हैं बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, तो बिहार में और महाराष्ट्र में यहाँ ये जो बुनियादी फर्क नजर आ रहा है, तो इसमें यह हो देखने को मिल सकता है क्या कि एक पद महाराष्ट्र में बीजेपी को और एक एनसीपी को, अजित पवार गुट को? नहीं, देखिए जो फॉर्मूला बन रहा है, दोनों एक एक पद डिप्टी सीएम देना पड़ेगा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला इस बार इतनी आसानी से नहीं लग रहा है। फॉर्मूला तो ये, जैसे कि आपने रामदास अठावले को सुना, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी नेतृत्व जो है वो तय कर चुका है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। मनाने की बात हो रही है एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को। अजित पवार को मानना ही मानना है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो कोई मेजर रोल प्ले करे। हाँ, उनको जो कुछ भी मिलेगा वो उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे को मनाना जरूरी है, इसलिए है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा उनका सपोर्ट बेस है और जो मैंडेट मिला है वो महायुति को मिला है। ठीक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है इसलिए, लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है कि वो एकनाथ शिंदे को नाराज करे, इसीलिए बातचीत का दौर है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो जिस तरह से आपने अठावले को सुना, तो ये लगभग तय मानिए कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा और उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। जी, लेकिन जिस तरीके से आप अजित पवार का जिक्र कर रहे हैं, मैं महायुति का जिक्र करूं या महाविकास अघाड़ी का जिक्र करूं, ये दोनों ही अपने आप में अननेचुरल अलायंस है, अप्राकृतिक अलायंस है विचारधारा की दृष्टिकोण से। ना तो वहां कांग्रेस की विचारधारा शिवसेना शिंदे गुट से मिलती है, माफ चाहे शिवसेना की जो विचारधारा है वो उद्धव ठाकरे गुट से उनकी कांग्रेस से मिलती है, और अगर यहां जिक्र करें तो एनसीपी की जो विचारधारा है वो बीजेपी से नहीं मिलती है। बावजूद इसके वो दोनों महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों अपने अपने अलग गठबंधन में। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये समझाइए कि ये बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे, इसकी लगभग धुंधली तस्वीर तो चुनावों से पहले नजर आ रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा 152 सीटों पर तो बीजेपी अकेली चुनाव लड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सीटें ज्यादा आएंगी। तो आगे चल के बीजेपी ये दावा कर सकती है कि हमारी सीटें ज्यादा हैं तो हमारा ही मुख्यमंत्री हो। ये बात तो अजित पवार एनसीपी गुट और एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट को भी पहले सोचनी चाहिए थी। तो फिर अब नाराजगी किस बात की, जिस बात का जिक्र रामदास अठावले कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें लेकर आई है महाराष्ट्र में। रिकॉर्ड है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार से बनी है। लेकिन अभी देखिए क्या है सिचुएशन कि चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। सिर्फ जो उठापटक हो रही है, जो राजनीति में कह लीजिए खींचतान, वो ये रही हो रही कि हम पब्लिक के सामने जो चेहरा लेके गए थे, पब्लिक के सामने जो हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे वो एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे और जो शिवसेना की जो है और बीजेपी की, इनकी विचारधाराएं लगभग के दोनों हार्डकोर हिंदुत्व में बिलीव रखते हैं, दोनों हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चलते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया एनसीपी अजित पवार जो है वो उनकी विचारधारा थोड़ा अलग है, वो मुस्लिम को भी साथ में लेके चलते हैं और बाकी जो दूसरे मराठा स्वाभिमान की बात वो ज्यादा करते हैं। लेकिन जो अभी सरकार बनाने की बात है, अगर अजित पवार अलग भी हो जाते हैं इनकी विचारधारा से और महायुति से अलग भी हो जाते हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर चुनाव जो है सरकार बना सकते हैं। एक और बात आप सोचिए कि बीजेपी को 132 सीटें हैं
उसको कितनी सीटें चाहिए और सरकार बनाने के लिए? उसके पास सिर्फ 13 सीटें कम है। 13 सीटें। 145 सीटों जिसके पास होते ही उसकी सरकार बन जाएगी। 245। तो बीजेपी अगर ये दोनों अपने अपने रुख पे अड़े रह गए तो बीजेपी की तरफ से हो सकता है, हम ये नहीं कि स्पेकुलेशन है, कि बीजेपी हो सकता है कि फिर उद्धव ठाकरे के पास चली जाए। उद्धव ठाकरे भी कोई उनकी विचारधारा कोई बीजेपी से अलग नहीं हो, वो भी हार्डकोर हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है। ऐसा अगर नौबत आती है तो कई बार क्या होता है, राजनीति में दबाव बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। नेता और इस तरह ओपी जी, के ये भी कहा हथकंडे जाता है अपनाते कि हैं। राजनीति में ना हमेशा के लिए कोई दुश्मन होता है और ना हमेशा के लिए कोई दोस्त होता है, तो ये भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात जो आपने जिक्र किया अजित पवार गुट का, एनसीपी का, चुनावों के दौरान देखने को मिला कि जब वो बीजेपी की जो लाइन है उससे वो इतर जाते नजर आए। जैसे नवाब मलिक को उन्होंने टिकट दिया, कटेंगे तो बटेंगे नारे से उन्होंने अपने आप को अलग किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से अपने आप को दूर किया। ये तमाम बातें एक गठबंधन में रहते हुए कहीं ना कहीं बगावती सुर दिखाने की ओर इशारा करते हैं। अब ऐसे में क्या अजित पवार अपने लिए कुछ बड़ा मांग पाएंगे, क्योंकि उनको कहा जाएगा कि भाई आपने चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे किया? तो अजित पवार के सामने तो मुश्किलें हैं ना। नहीं, देखिए, ये चुनाव की रणनीति होती है, हर पार्टी अपने वोटरों को अपीज करने के लिए अलग अलग नीति बनाती है। जो अजित पवार हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो मिक्स हैं, उनमें किसान भी हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं। वो हार्डकोर हिंदू वोट उनके पास नहीं है। बीजेपी के कारण और शिवसेना के कारण वो ऑटोमेटिकली उनको मिल रहा था। उनको अगला जो वोट बैंक जोड़ना था, अगला जो कम्युनिटी अपने साथ जोड़ना था, वो मुसलमान था, और बाकी जो नाराज जो लोग थे उनको अपने साथ जोड़ना था, किसानों को, मजदूरों को, उनको अपने साथ। इसीलिए उन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई। अपने वाले इलाके में जहां भी उनका अपना वोट बैंक था, जहां भी गए, वहां उन्होंने अपने जो मेन हिंदुत्व का कोर एजेंडा है, जो बीजेपी बटेंगे कटेंगे की बात हो, एक है सेफ है वाली बात हो, उनसे अलग करके उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का जो पुराना जो आपको याद होगा जो नारा है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एनडीए से अलग नहीं किया, या प्रधानमंत्री मोदी के पुराने स्टेटमेंट्स अपने आप लोगों ने, उन्होंने पुराने नरेंद्र मोदी के जो पुराना उनका भारत सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उस नारे को उन्होंने आगे बढ़ाया। और उससे उन्होंने कहा कि हम तो एनडीए में हैं और हम महायुति में तो इस नीति पे विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। और इसको लेकर अजित पवार ने वहां पे चुनाव कैंपेन किया था। जी ओम प्रकाश जी, हम ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद अठावले का बयान सामने आया और वो एकनाथ शिंदे की नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं। अब अगर एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो वो इस बात को लेकर क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं पहले ही कि आरएसएस की पहली पसंद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि लगभग बीजेपी अपने अंदर ये तय कर चुकी है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठता है, तो एकनाथ शिंदे को खुश करने के लिए उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, उनको कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे? जैसा कि अठावले ने इशारा किया है अपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कि या तो उनको डिप्टी सीएम के लिए मनाया जाए, या नहीं तो केंद्र में उनको बड़ा पद दे दिया जाए, कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। जैसे आपने कई सारे बीजेपी के, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद कई सारे मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने केंद्र में जगह दी है, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनको उन्होंने केंद्र में जगह दी है और नया नेतृत्व दिया है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी होता है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के साथ लागू किया जाए कि आइए हम आपको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं और इस बार जो है सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है बीजेपी को दीजिए, आप किसी डिप्टी सीएम को बना दीजिए, या फिर कोई मंत्रालय का जब बंटवारा होगा विभागों का, उसमें जो है हो सकता है कुछ विभागों को लेकर एकनाथ शिंदे की ओर से मांग की जाए और उस पे बीजेपी हामी भर दे कि हाँ ये चलिए ये मंत्रालय हम आपको दे देंगे, इन मंत्रालयों के साथ आप मान जाइए और केंद्र मंत्री बन जाइए। जैसे कि अठावले ने इशारा किया कि उनको मनाने के लिए अच्छा ऑप्शन है कि उनको केंद्र में मंत्री की जगह दे दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। तो देखिए ये राजनीति है, अभी पर्यवेक्षक और दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो चाहे अजित पवार गुट हो। जब इनके बड़े नेता आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तभी ये फाइनल निकल कर आ पाएगा। लेकिन जो अभी राजनीतिक हलकों से जो खबर आ रही है या रामदास अठावले की तरफ से जो बातचीत आई है, उसमें यह तय लग रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। बिल्कुल, लगभग इस चर्चा में ये चीजें साफ हो चुकी हैं कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते बीजेपी की तरफ से। एकनाथ शिंदे को किसी तरीके से मनाया जा सकता है, तो केंद्र में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है या उनको डेप्यूटी सीएम के लिए मनाया जा सकता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं अजित पवार पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार
केंद्र में बड़ा पद अपनी पार्टी के किसी नेता के लिए चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो उससे दूरी बनाते हुए नजर आए। नहीं, अब क्या उनको कुछ बड़ा पद दिया जाएगा या फिर इस बार भी उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? अभी ये कहें राजनीति की भाषा में उनको इग्नोर कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, अजीत पवार अभी भी अपने आप को मराठा राजनीति से जोड़कर रखना चाहते हैं। उनको उनके केंद्र में आने की कोई इच्छा नहीं है। उनको पता है कि हमारी पकड़ और हमारी मजबूती जो है वो लोकल लेवल पे है, इसलिए वो चाहेंगे कि वो महाराष्ट्र में ही बने रहें और निश्चित तौर पे वो डिप्टी सीएम का पद चाहेंगे और कोई कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग जो है वो अपने पास रखेंगे और अपने सहयोगियों को देंगे, अपनी पार्टी की तरफ लेना चाहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे अजीत पवार जो है वो केंद्र में आने की इच्छा नहीं है उनकी। जैसा कि उन्होंने कई बार इंडिकेट किया है, वो मराठा राजनीति में ही विश्वास रख रहे हैं और अभी अपने ग्राउंड लेवल पे, चूंकि उनका मुकाबला अभी भी शरद पवार की जो एनसीपी है उनसे उनका है, उनको अपने घर में लड़ाई लड़नी है, अपने इलाके में लड़ाई लड़नी है। इस बार तो भतीजे ने चाचा को पीछे छोड़ दिया सीटों के मुकाबले में, काफी ज्यादा सीटें वो लेकर आए हैं। नहीं, सीटें भले ही ज्यादा लेकर आ गए हों, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार शून्य नहीं हो गए हैं। अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनका कद है, महाराष्ट्र में जो उनकी कह लीजिए कि जो उनकी भूमिका है वो बहुत बड़ी है। और लोग जो राजनीति हलकों में ये भी बात कहते हैं कि ये भले दो गुट हो गए हैं सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, लेकिन इनका परिवार जो है एक ही है। ये जो पवार परिवार है उनमें कोई गतभेद नहीं है। दोनों आपस में पहले रणनीति तय करते हैं, उसके बाद ही अलग अलग रास्ते पे चलते हैं। इवन अजीत पवार भी इशारों में कई बार कह चुके हैं कि शरद पवार की जानकारी में ही उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, अलग हुए थे, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, दो अटेम्प्ट लिया था उन्होंने। तो ये चीजें जो है वो चाहे पार्टी विभाजन हो, चाहे पार्टी के नेतृत्व को लेकर, याद होगा कि एक बार शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था तो ये इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं के दबाव में उनको हटाना पड़ा था। तो इस तरह से जो भी वहाँ चीजें होती हैं एनसीपी में, वो मान के चलिए कि वो बहुत कोई मतभेद वाली बात नहीं है। चाचा भतीजा में कोई दो राहें नहीं है उनकी, वो एक ही परिवार के लोग हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक बीजेपी के साथ है और एक कांग्रेस के साथ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए।